The next question is from December 2005. P1 का ये question है. In this question, on the Venn diagram in the answer space, shade the region A union B complement. ठीक है. अच्छा, अब जो Venn diagram है, ठीक है, अब इसमें यूनियन आ गया. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन वाली देखी थी. अब यहाँ दो चीजें, एक तो यूनियन भी है और फिर कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि भाई बाहर वाला रीजन भी देखना पड़ेगा, और यूनियन का मतलब है कि यहाँ ज्यादा पार्ट शेड होगा. इस वेन डायग्राम में जो है ना, थोड़ी सी शेडिंग ज्यादा होगी क्योंकि यूनियन आ गया. यूनियन का मतलब होता है कोई रहना नहीं चाहिए. यू हैव टू ऐड बोथ, ठीक है ना, कंबाइन बोथ, जैसे हमने यूनियन ऑपरेशंस में किया था. तो यूनियन का मतलब था कंबाइन बोथ इन सच अ वे दैट नो वन शुड बी लेफ्ट आउट एंड नो वन शुड बी रिपीटेड. तो यहाँ जो है ना, वो यूनियन की वेन डायग्राम हमेशा जो है उसमें शेडेड एरिया थोड़ा ज्यादा होता है. तो अब मुझे जो है वो शेडिंग करनी है. तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई यूनियन है, और यूनियन ए है, तो ए का मतलब है पूरे ए पार्ट को मैंने शेड कर दिया. ठीक है ना, कोई रहना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पूरे ए को शेड कर दिया. अब बी कॉम्प्लीमेंट है. बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट बी, यानी बी के अलावा कौन सा रीजन आपको नजर आ रहा है. तो बी के अलावा आपको ये वाला रीजन नजर आ रहा है, ये बी के अलावा का रीजन है. चूंकि ये शेड हो चुका है, तो मैं इसको दोबारा तो शेड नहीं करूंगा. लेकिन बी के अलावा आपको ये बाहर वाला एरिया भी जो है ना वो नजर आ रहा है, जो आपको शेड करना पड़ेगा. तो इसलिए जो है वो शेडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी. इसीलिए मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में यही कहा था कि भाई जब यूनियन होता है ना, तो आपको बाहर वाला जो एरिया होता है उसको भी शेड करना होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट को भी देखना पड़ता है. कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो बाहर वाला एरिया जो है वो आता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर हम बाहर के एरिया को देखते ही नहीं है. कॉम्प्लीमेंट जो है ना, उसके से हमें पता चलता है कि यार हमें बाहर का एरिया भी है जो है ना, वो अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा. तो यहाँ जो था शेडेड पार्ट मुझे क्या था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो मैंने ए को पूरा कर दिया, ठीक है. और फिर चूंकि उसने बोला था नॉट बी, तो नॉट बी का मतलब है बी के अलावा, तो बी मैंने छोड़ दिया. बी के अलावा ये वाला पार्ट भी आ गया और बाहर वाला भी आ गया. तो ये वाला पार्ट तो शेडेड है और बाहर वाला नहीं था, तो इसका मतलब है मैंने बाहर वाले को भी शेड कर दिया. तो दिस इज द शेडिंग ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग हो गई. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. पार्ट बी में कह रहा है एक यूनिवर्सल सेट है दैट हैज ऑल द पॉलीगॉन्स. Q is a set that has all the quadrilaterals. R is a set that has all regular polygons. What is the special name of the polygon which belong to Q intersection R? तो ये पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि हमने वहाँ पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स को डिस्कस कर लिया था. तो बस यहाँ डिटेल में अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. वो हमसे ये कह रहा है कि भाई Q इंटरसेक्शन R का मतलब है क्वाड्रिलेटरल्स और रेगुलर पॉलीगॉन्स में कॉमन है कुछ. ठीक है, वो क्या कॉमन है, उस शेप का नाम क्या है, उस शेप को क्या कहते हैं. तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल्स फोर साइडेड फिगर है. और ऐसी कौन सी फोर साइडेड फिगर है जिसकी साइड्स भी इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है. तो इसका मतलब है हमने स्क्वायर था, तो हमने यहाँ स्क्वायर लिख देना है, क्योंकि स्क्वायर वो स्पेशल है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स भी बराबर होती हैं और उसके चारों एंगल्स भी हैं. तो हमने यहाँ स्क्वायर लिख दिया. और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज ऑन द वेन डायग्राम इन द आंसर स्पेस शो द सेट टी. अच्छा, टी जो ट्राइंगल्स का सेट था, वो यहाँ अब टी ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट है. मतलब ट्राइंगल्स नहीं आएंगे इसमें सारे, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आएंगे. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और हमें कह रहा है कि वो यहाँ बनाना है. ठीक है, हमें कह रहा है कि वो यहाँ बनाना है. तो इसका मतलब है कि ये तो क्यू है, क्यू का मतलब क्वाड्रिलेटरल्स है. तो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में तो कुछ कॉमन नहीं है. तो इसका मतलब है जो हम सर्कल बनाने वाले हैं, जो हम सेट टी बनाने वाले हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का, उसका क्यू के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन आर के साथ उसका बिल्कुल कनेक्शन होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमने देखा था कि भाई ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर बेसिकली रेगुलर पॉलीगॉन्स. तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो सेट टी जो है वो अंदर की साइड पर बना दूंगा इस तरह, रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर. तो ये मेरा जो है वो एक मार्क का जो है वो ये आंसर हो जाएगा. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2006. P2 का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ 31 स्टूडेंट्स आर शोन इन द वेन डायग्राम. हमारे पास ये वेन डायग्राम बनी हुई है. सो वेन डायग्राम में उसने तीन सेट्स बनाए हुए हैं, एम, पी और एस, और ये यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट में हमसे कह रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन इन द सर्वे, ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आ गए. फिर कह रहा है एम जो है बेसिकली द इज द स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स. ठीक है, तो एम में जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एम में आ गए. और पी में कह रहे हैं स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स. एस में कह रहे हैं स्टूडेंट्स हु स्टडी स्पेनिश. और इसके अलावा टू स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ना मैथ्स पढ़ रहे हैं, ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना स्पेनिश पढ़ रहे हैं. अब मैथ्स और फिजिक्स के जो उसने सेट्स बनाए वो ओवरलैपिंग सेट्स बनाए. इसका मतलब है कुछ कॉमन एरिया आ रहा है, तो वो कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं वो उसने यहाँ लिख दिए. 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं. 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं. एक्स स्टूडेंट्स वो हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं. अच्छा, अब ये जो स्पेनिश वाला सेट है ये इसने बिल्कुल अलग करके बनाया है. इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना. तो ये बिल्कुल अलग है और इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट है. इसका मतलब है ये जो एक स्टूडेंट है ना,
ये सिर्फ स्पेनिश पढ़ रहा है, इसका मैथ्स और फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैथ्स और फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, ये सिर्फ स्पेनिश पढ़ रहा है। और दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना मैथ्स पढ़ रहे हैं, ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना स्पेनिश पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली वेन डायग्राम के रीजन्स थे जो कि आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमसे वो पूछा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंस आई नो द टोटल, टोटल जो है वो 31 है, तो इसका मतलब है मैं ये सारे नंबर्स को ऐड करता हूँ और 31 के इक्वेट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 और 4 जो है वो 20 हो गए, 20 और टू जो है वो 22 हो गए, 22 और 1 जो है वो 23 हो गए। तो 23 प्लस एक्स जो है वो इक्वल्स टू 31 हो गया। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये 23 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये माइनस हो गया 31 में से। जब मैं 23 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। 8 इज द स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स ओनली। 8 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू एम इंटरसेक्शन पी। एम इंटरसेक्शन पी वाला जो कॉलम है, जो जो एरिया है सॉरी, वो ये नज़र आ रहा है वेन डायग्राम में। ये वाला जो एरिया है वो एम और पी के दरमियान कॉमन है, और इस पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 4 हैं, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। और उसके बाद मुझसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू एम यूनियन एस। एम यूनियन एस का मतलब है एम के भी सारे स्टूडेंट्स को एडअप करना है और एस के भी सारे स्टूडेंट्स को एडअप करना है। तो एम के जो है वो 16 और 4 हैं, तो 16 प्लस 4 20, और एस का जो है वो एक ही है, तो 20 प्लस 1 21 हो गया। और मेरे पास जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट डो नॉट बिलोंग टू पी। पी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट पी, नॉट पी मतलब पी के अलावा। तो ये पी जो है इसमें एक्स की वैल्यू 8 आ गई, और 8 और 4 जो है मेरे पास 12 होते हैं। अब मैं जब 12 को 31 में से माइनस करूंगा, 31 माइनस 12 मेरे पास 19 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा तरीका ये हो गया कि पी के जो नंबर्स हैं उनको हटा दो, उसके अलावा जितने नंबर हैं उनको एडअप कर दो। तो मेरे पास 16 आ गया, और मेरे पास 2 आ गया और 1 आ गया, तो 16 और 2 18 हो गया, और 1 19 हो गया। जब आप पी को हटाओगे तो ये 4 भी फिर हट जाएगा, ठीक है ना। उसने बोला है नॉट पी, नॉट पी का मतलब है कि ये जो पी पूरा है, इस पी को आपने हटा दिया, उसके अलावा आपके पास 16 का नंबर नजर आ रहा है, 2 का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 19 हो गए। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता तो फिर आप सिंपल ऐसे ही कर लो, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू डाल लो, और जो है वो फिर जो है पी के एलिमेंट्स काउंट कर लो कितने हैं, तो फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से, तब भी आपके पास आंसर जो है वो 19 ही आएगा, क्योंकि ये 8 और 4 12 हो जाएंगे, और 31 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो आपके पास 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज इस तरह होते हैं, वो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, तो उन्होंने देखा कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ एक लिख दिया। ये एक नहीं लिखा हुआ, ऊपर के क्वेश्चन में अगर आप क्लियरली पढ़ोगे तो देखो एम जो है ना वो उस उन स्टूडेंट्स का सेट है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब मैथमेटिक्स जो है ना ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सारे बच्चे इस सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके जब उस वक्त आएंगे जब आप इनको एडअप करोगे। ये दो नंबर नहीं लिखे हुए, ऐसा नहीं है कि मैथ जो है सिर्फ दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा ये रहा एक बच्चा ये रहा, तो इसको इस तरह कंफ्यूजन जो है कंफ्यूज ना करो, ठीक है। इसमें जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम के, जब उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 31 स्टूडेंट्स हैं टोटल में, और आप एडअप भी कर रहे हो तो 31 हो रहा है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये एक एलिमेंट है। ये एक बच्चा नहीं है, ये 16 स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब है ये 16 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में जो है ना वो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाता है। जो दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो सिंपल है, आपको एक सेट दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स में आपको सारे एलिमेंट्स लिख के दिए हैं, बोला कि भाई बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, तब तो आप काउंट करके बताओगे। लेकिन यहाँ उसने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पी जो सेट है ना पूरा, उसमें वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप फिजिक्स वाले सारे स्टूडेंट कैसे निकालोगे, जितने भी इसमें नंबर आपको नजर आ रहे हैं उनको आपको एडअप करना पड़ेगा, तब जो है वो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी सेट कितने हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि क्लास में मुझे जो है वो एक दो इस तरह के क्वेश्चंस मिले थे कि सर यहाँ तो सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है तो एक एलिमेंट होना चाहिए, तो ये एक एलिमेंट नहीं है, ये 16 है, इसका मतलब है ये 16 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो ये 16 एलिमेंट्स है। सेकंड पार्ट में कह रहा है राइट डाउन अ डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स ऑफ द सेट दैट हैज 16 मेंबर्स। अब देखो खुद उसने यहाँ बता दिया कि 16 मेंबर्स वाला जो सेट है वो क्या है, वो है जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मुझे इसको वर्डिंग्स में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको वर्डिंग्स में इस तरह लिख सकता हूँ। तो मैंने फिर इस तरह लिख लिया स्टूडेंट्स हु स्टडी। अब मुझे यहाँ ओनली का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वरना ओनली के बगैर जो है वो फिर समझ नहीं आएगा। स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स ओनली, ठीक है। ओनली का वर्ड आप जब यूज़ कर लोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि आप किस रीजन की बात कर रहे हो। तो इसका जो है वो आंसर सिंपल सा हो गया कि राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट दैट हैज 16 मेंबर्स। तो आपने लिख लिया स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स ओनली।
तो ये जो है वो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। दिस लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2006, पेपर 1 का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम शेडिंग करनी है हमें, बोल रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमें बाहर वाले रीजन को जो है उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसने बोला है ए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए को शेड कर दूंगा। और ए को शेड करने के लिए जो है वो मेरे पास, अच्छा अब ये एक चीज मुझे और देखनी है, यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन का मतलब है कि मुझे ए पूरा कंप्लीटली शेड करना पड़ेगा। और ये मैंने पूरा ए कंप्लीटली शेड कर दिया। और उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि भाई इसके साथ और भी पार्ट शेड है, कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी वाला। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला जो है वो ये वाला पार्ट बचता है, तो मैंने इसको ये वाले को भी शेड कर दिया। तो ये मेरी जो है वो वेन डायग्राम शेडिंग हो गई। पूरा ए मैंने शेड किया क्योंकि यूनियन है। यूनियन का मतलब आपको समझा मैंने अभी जो है वो प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि ए का मतलब है कि भाई यूनियन है, ए है तो इसका मतलब है पूरा ए शेड होगा। यूनियन में हमेशा आप पूरा पूरा एरिया शेड करते हो। और इसके अलावा क्या क्या शेड है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन का थोड़ा सा पार्ट तो हो गया शेड ए के अंदर, और बाकी पार्ट बचा तो आपने उसको भी शेड कर दिया। फिर आपसे कह रहा है एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द सबसेट। अब आपको, आपने देखा कि ये शेडेड है, तो कौन सा शेडेड है, पी शेडेड है, लेकिन पी कंप्लीटली शेडेड नहीं है। पी में से मैंने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, क्यू निकाल दिया, तो नॉट क्यू हो गया। अब नॉट क्यू हो गया तो इसका मतलब है जैसी कॉम्प्लीमेंट आता है तो इसका मतलब है मुझे बाहर वाला रीजन भी देखना पड़ेगा। तो बाहर वाला रीजन चूंकि शेड नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ जो है वो इंटरसेक्शन वाला जो है वो जो सिंबल यूज कर लिया। तो ये मुझे इसका 1 नंबर मिल गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। उसमें मुझसे कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स 25 स्टडी हिस्ट्री, 20 स्टडी ज्योग्राफी एंड 4 स्टडी नीदर हिस्ट्री नॉर ज्योग्राफी। फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसके लिए मुझे वेन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि वेन डायग्राम बना के मैं ज़्यादा आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकता हूँ। वेन डायग्राम में मैं 2 सेट्स बना देता हूँ। और चूंकि इसने मुझे बोला है कि भाई 36 स्टूडेंट्स हैं, और 36 स्टूडेंट्स के बाद वो कह रहा है 25 स्टडी हिस्ट्री एंड 20 जोग्राफी। तो 20 और 25 को ऐड करूंगा 36 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब है ओवरलैपिंग सेट बनाना पड़ेगा। ओवरलैपिंग सेट बनाते हैं और उसके बाद इसको फिल करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ। तो इसका मतलब है कि मुझे बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है, मैंने उसको एक्स लिख दिया। और ये इसको मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री, ये एच हो जाएगा। एंड दिस विल बी ज्योग्राफी, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। और अब मुझे जो है वो अंदर फिल करना है। तो हिस्ट्री कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री 25 पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। और ज्योग्राफी जो है वो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। और वो फिर उसने आगे कहा है कि 4 नीदर हिस्ट्री, तो 4 जो है वो बाहर आ जाएगा। और सिंस आई नो द टोटल इज 36, एड अप कर देता हूँ जल्दी से इनको। 25 माइनस एक्स, और ये 4 को नहीं भूलना ऐड करना, क्योंकि 4 भी 1 नंबर है नीचे। और इक्वल टू 36 कर देता हूँ। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देता हूँ उसको, नंबर्स को नंबर्स में ऐड कर देता हूँ। ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गया, और ये 25 हो गया, और ये 20 हो गया, ये 45 हो गया, और 45 ये 49। ये माइनस एक्स इक्वल टू 36 हो गया। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, 36 को यहाँ ले आता हूँ। तो 49 माइनस 36 हो जाएगा, तो मेरे पास ये 13 आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 13 हो गई मेरे पास। तो 13 वो स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और मेरे पास ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं।